जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, आज की इस वीडियो में भी हम लोग जो है करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस देखेंगे और इस पे जो मेन फोकस होगा कि उसमें जो भी एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं, उस करंट अफेयर्स को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। और कैसा कि 2 दिन जो है गैप हो गया था, तो आज का ये वीडियो जो है 2 दिन का एक साथ इसमें जो है शामिल करके बनाया गया। तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो है इसमें आपको जो है पढ़ने में मज़ा भी आएगा और साथ ही जो है आपके ईएमआरएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसरो से जुड़ा हुआ है। इसरो जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस संगठन ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं। चंद्रयान 3 को आप कैसे बोल सकते हैं भाई? चंद्रयान 3 को इसको रट के जाना। एक अभियान चला था अपना चंद्रयान चलाया गया। उस पे जो है क्विज वाला चल रहा है, क्विज अभियान, जिसमें जिसको भी जो है चंद्रयान के बारे में क्विज जो है भाग लेना है, वो चल रहा था। वो अपने ईएमआरएस की वेबसाइट पे भी चल रहा था। एक और संगठन है जिसने ये कहा कि हम जो है अपने कक्षा जो है 1 से लेकर 12 तक के जो है सभी बच्चों को जो है उन्होंने एक विशेष मॉड्यूल बना दिया पढ़ाई का। एक थोड़ा सा पाठ्यक्रम दे दिया है जिसमें चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारी उसमें उस मॉड्यूल में दी गई है कि चंद्रयान क्या है, कब बना, कब लॉन्च हुआ, कहाँ गया, साउथ पोल पे गया, विक्रम लैंडर क्या था, प्रज्ञान वो जो रोवर था वो क्या था। तो सारा चीज़ उसमें बनाया गया। एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब जो होता है सिलेबस जैसा है, छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कोर्स हैं, बस उसको में शामिल किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो कौन बना सकता है ये भाई? किताब में कौन कर सकता है? 1 से लेकर 12वीं तक की किसके यहाँ है? नासा के पास ऐसा कुछ है क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स, ये नासा क्यों भाई करेगा? ये तो अमेरिका का है ना भाई। इसरो होता तो भी हम मान लेते, नासा का क्यों करेगा अपने यहाँ की? वो तो अपनी बड़ाई करेगा भाई, अपने चंद्रयान का क्यों करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसरो भी जो है इसको पढ़ाई से ज़्यादा, इसरो जो है चंद्रयान तो इसने भेजा है, लेकिन जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सिलेबस में लाना, उसके लिए पाठ्यक्रम बनाना, ये सारा काम कौन करता है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये है ना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो राइट आंसर हो गया ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ने जो है ये बनाया है, ये 10 मॉड्यूल बनाए हैं। चंद्रयान 3 को लेके इन्होंने 10 मॉड्यूल बनाए। कैप्सूल कोर्स जैसा है, छोटा छोटा है। वो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक को बच्चों को ये वो कैप्सूल पढ़ाए जाएंगे, वो मॉड्यूल बताए जाएंगे कि भाई चंद्रयान क्या था, कब लॉन्च किया गया, इसके फायदे क्या हैं, सांस्कृतिक महत्व क्या है, टेक्निकली इसका कैसे विकास कैसे हुआ, रोवर क्या था उसमें, विक्रम लैंडर क्या था, लैंडर का क्या काम था, रोवर का क्या काम था, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चंद्रयान को आप याद करके जाइएगा। चंद्रयान 1 से लेके जो 2008 में गया था, उसके बाद 2004 फिर चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 2 गया, उसके बाद फिर चंद्रयान 3 गया। ठीक है। चंद्रयान 2 जो है अपना जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसको लैंडिंग करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये अभी भी चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसका जो लैंडिंग का था कि सॉफ्ट लैंडिंग 2 करेगा, लेकिन वो फेल हो गया था, वो गिर गया था। तो चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग भी कर ली थी, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लिया था। इसका जो लैंडर था, लैंडिंग करने के लिए कौन सा यूज होता है? जो व्हीकल होता है उसको लैंडर कहते हैं। लैंडर लगा हुआ था, विक्रम नाम था उसका, उसका नाम विक्रम कर दिया गया था। विक्रम साराभाई को आप लोग जानते होंगे, स्पेस के क्षेत्र में इसरो के प्रमुख भी रहे हैं और स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी कुछ इन्होंने किया था। तो विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम लैंडर रखा हुआ था। स्पेस जो अपना यान था वो चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 से जो है लैंडर वहाँ से निकला। लैंडर ने लैंड किया कहाँ पे? साउथ पोल पे। साउथ पोल पे अभी तक किसी का यान जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे, 2 पोल होते हैं जैसे पृथ्वी के 2 पोल हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे चंद्रमा के भी 2 पोल हैं। जितनी भी इस तरह की बॉडी होती है, आकाशीय पिंड होते हैं, सब में 2 पोल होती है। तो जो साउथ पोल है वहाँ का, उस पे ही चंद्रयान 3 अपना जो है लैंड हुआ था। जो विक्रम लैंडर उतरा था वो सॉफ्ट लैंडिंग किया था कहाँ पे? वो किया था साउथ पोल, मून के वहाँ पे उतरा था। अभी तक किसी भी अमेरिका, रूस, चाइना, किसी का भी जो है कोई भी यान, कोई भी आदमी जो है वहाँ पे नहीं गया है साउथ पोल पे। तो इंडिया का जो ये विक्रम उतरा था, जो चंद्रयान 3 गया था, वो वहाँ पे गया था। इस विक्रम लैंडर से निकला था एक रोबोट, निकला था एक पहिया वाली गाड़ी निकली थी जिसका नाम होता है रोवर। रोवर चलता है, उस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान निकला था। प्रज्ञान जो है कुछ मीटर तक उसने जो है चले थे। उसमें उसके पहिए पे अशोक चिन्ह लगे हुए थे, जो जब चलता था तो पीछे पीछे अशोक चिन्ह का जो है स्तंभ, अशोक स्तंभ का जो प्रकृति है, जो भारत का जो वो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, वो छपता जाता था। क्योंकि वहाँ पे हवा पानी आधी तो चलती नहीं है, जैसे है जो एक बार छप जाती है वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। तो प्रज्ञान रोवर था। ये सारा का सारा काम कब हुआ था, कब लैंड किया था भाई? 23 अगस्त को
लैंड हुआ था। अब ये आप लोग याद करिएगा, 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग की थी। कहाँ पे लैंड हुआ था? ये लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे, चंद्रयान 3। लॉन्च कब हुआ था? आप लोग जो है इसको देख के बताइएगा कि कब चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। और चौथा देश बन गया जिसने जो है, भारत इससे पहले 3 देश ही हैं जो अपना जो है चंद्रयान वहाँ पे लैंड कराए हैं, कोई भी अपना यान जो है चंद्रमा पे लैंड कराए। वो एक तो आपका अमेरिका हो गया, दूसरा रूस हो गया और तीसरा चाइना हो गया। चौथा भारत है जिसका कोई यान चंद्रमा पे जाके लैंड हुआ है। हो सकता है भविष्य में चंद्रमा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम कहीं हमको मंगल पे जाना होगा, मंगल मिशन पे जाना हो, या और स्पेस में कहीं जाना। स्पेस अथाह है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मिल सकते हैं। तो अगर आगे भविष्य में हमें जब कहीं और जाना होगा, लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी, तो हमें चंद्रमा पे रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भाई कोई भी यान लेके जाओगे तो सारा कुछ रहने पीने खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चंद्रमा उसके लिए ज़रूरी है, क्या वहाँ पे है उसके रिसर्च के लिए भी ज़रूरी है। तो हमें उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, चंद्रयान की पूरी जानकारी करके जाइएगा। पहला कब लॉन्च हुआ, दूसरा कब लॉन्च हुआ, तीसरा कब लॉन्च हुआ। उसके बाद ये देख लेना कि भाई जो रोवर थे, लैंडर थे, वो क्या थे, क्या काम करते हैं, वो आप लोग जो है पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद मिशन मंगल आप लोग देख लीजिएगा, जो अपना मंगल मिशन था वो भी लॉन्च हुआ था, 13 में लॉन्च हुआ था, जिस पे फिल्म भी बनी थी मिशन मंगल। तो मिशन जो अपना था, मंगल मिशन था, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि कब लॉन्च हुआ था और कब जो है किस लिए लॉन्च हुआ था। फिर आपका जो है आदित्य L1 गया, इसी साल गया L1, जो सूर्य की जो है रिसर्च के लिए गया है, सूर्य की जो है परिक्रमा करेगा और उसके बारे में जो है स्टडी करेगा। उसके बाद जो है आपका जो है गगनयान की तैयारी चल रही है, उसका भी स्पेस क्रू मॉड्यूल का अभी हाल ही में जो है उसका जो है इसरो ने परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया। तो ये सारा चीज़ जितना स्पेस से रिलेटेड है, सब शिक्षा से ही रिलेटेड है। इसको अलग मत जोड़िएगा कि जो है ये कोई और चीज़ है। तो सारा का सारा चीज़ आप इसको याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। हमारा जो पहला क्वेश्चन ये था कि जो है 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा के लिए चंद्रयान 3 पे जो 10 विशेष मॉड्यूल बनाए गए हैं वो NCERT ने बढ़ाया है, और इन सारे जो है 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। फिर आ जाइए कि कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें ये हुआ कि जो है एक नया जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया। डेली प्लेटफॉर्म बनते रहते हैं, वेबसाइट और ऐप डेली लॉन्च हो रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो है, 21 अक्टूबर को भी हाल ही में आप सभी जानते हैं एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है भाई, भीमराव इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यही एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें PM साहब ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है मेरा युवा भारत। ये जो है, या मेरा भारत इसका नाम रखा गया है। इसको लॉन्च किया गया है युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। और इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी भी बनाई गई है। ऑटोनॉमस मतलब होता है एक स्वायत्त निकाय भी बनाई गई है। ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, यानी एक स्वायत्त निकाय भी बनाई गई है। इसी के नाम से मेरा युवा भारत नाम की एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी गई है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, सरकारी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से युवाओं को जोड़ा जाएगा, देश के सभी युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। हम और आप सब इससे जुड़ेंगे, और इसमें क्या होगा कि देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए युवाओं की जो जिम्मेदारी है, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो कार्य है, वो सारा मार्गदर्शन करने का काम ये प्लेटफॉर्म करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। रेफरेंस फ्यूल होते हैं। रेफरेंस फ्यूल का क्या मतलब होता है? हाई क्वालिटी फ्यूल होते हैं ये सामान्य फ्यूल नहीं होते जो हम लोग जाके जो है पेट्रोल पंप पे भराते हैं। रेफरेंस फ्यूल जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है जब कोई जो है इंजन बनता है। भाई इंजन का विकास होता है ना, भाई इंजन का विकास बनता है, इंजन का विकास होता है तो उसका जो है असेसमेंट होता है कि भाई कितना माइलेज कितना देगा, कितना तेल खाएगा, कितना पेट्रोल खाएगा। तो उसके लिए रेफरेंस ईंधन का यूज प्रयोग किया जाता है। खासकर जो है गैसोलीन और जो डीजल के इंजन होते हैं उनका जब डेवलपमेंट होता है, उनका जब विकास होता है, तो उनका जब असेसमेंट किया जाता है कि भाई उनके चेक, तो पहले मार्केट में आने से पहले चेक भी तो किया जाता है, भाई कितना चलेगा, माइलेज क्या देगी, तेल कितना खाएगा। तो उसके लिए रेफरेंस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के लिए ईंधन सामान्य ईंधन ये नहीं है, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन नहीं है, ये इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन के आकलन करने के लिए रेफरेंस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए पूछा गया करंट अफेयर में क्योंकि हाल ही में इंडिया जो है अपने खुद के लिए जो है रेफरेंस ईंधन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और आने वाले समय में हो सकता है कि अभी क्या करते हैं हम बाहर से मंगाते हैं, हमें जो है आयात करना पड़ता है। वैसे भी हम सारा ईंधन बाहर से ही मंगाते हैं, लेकिन रेफरेंस ईंधन में ये क्या है कि इंडिया अपना खुद पे जोर लगा रहा है कि इस पे हम अपना जो है मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी अपना जो है रेफरेंस ईंधन बना ले। तो इसलिए जो ये न्यूज़ में था, इसलिए हो सकता है कि ये पूछा जाए।
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? फिर आ गया राष्ट्रीय एकता दिवस। आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री का कोई पद तो नहीं होता है, लेकिन उस समय बताए थे उप पीएम थे, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री यही बने थे। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, लेकिन बना दिया गया था, ठीक है। और भारत के गृह मंत्री भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है ये 31 अक्टूबर को, उस दिन भारत सरकार द्वारा अब राष्ट्रीय एकता दिवस में युवाओं में देश में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करने के लिए ये दिए 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, उसके लिए हम जो 15 अगस्त को मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए, महात्मा गांधी के योगदान को सम्मान करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस इसलिए कहते हैं ना भाई, क्यों कहते हैं? जब देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है भारत में अंग्रेज तो थे ही, लेकिन छोटे छोटे राजा उस समय भी थे। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा जो देश में थे, लगभग जो है 562 रियासतें थी, यानी छोटे छोटे राजा थे। अब जैसे अंग्रेज चले गए ना, फिर उनको लगा कि मौका लगा कि भाई अब फिर से हम राजा बन जाएं। भाई राजा का लड़का राजा होता है, फिर राजा का लड़का राजा, वो राज ही करना चाहता है। लेकिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो सोचे कि अगर ये फिर से बन गए ना, तो जो पहले मुगल कालीन वाला भारत था, फिर से जो है छोटे छोटे राजा बन के जो है इधर उधर घूमेंगे और आपस में लड़ेंगे। फिर जो है इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, ये जो देसी रियासतें थीं, जो देसी राजा था, इन सबको भारत में इन सबका विलय करवा दिया। किसी को डरा के, किसी को पद दे के, कैसे भी करके सब अपना जो है साम दाम दंड करके इन्होंने जो था 500, सबसे बड़ी बात थी। नहीं तो जैसे हम अभी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वैसे हम डेली अपने यहाँ के राजाओं से लड़ रहे होते, इनसे लड़ रहे होते, उनसे लड़ रहे होते। इसमें 3 लोग थे। हैदराबाद वाले जो है नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे, जूनागढ़ वाले थे, कश्मीर वाले थे। ये लोग मान नहीं रहे थे, तो फिर इनको जो है फिर लठिया के, यानी लड़ाई लड़के इनको फिर ज़बरदस्ती जो है विलय कराया गया। नहीं तो अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो हमें हैदराबाद जाने के लिए, जूनागढ़ जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। और हैदराबाद वालों को यहाँ, हम लोगों के यहाँ मेन इंडिया में आने के लिए फिर उनसे वीज़ा लेना पड़ता। तो सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो सबसे देश के एकीकरण में, सबको एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, रियासतों के राजाओं के विलय में। इसलिए इनकी जो जयंती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 182 मीटर की जो प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी के किनारे लगाया गया है। सरदार सरोवर डैम है, उस सरदार सरोवर डैम के जो नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ, उसी के समय स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है। 182 मीटर ऊंची स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। फिर आ जाइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। हम सभी जानते हैं, क्यों, हमने पहले बना दिया कि जो है देसी रियासतों के एकजुट करने के लिए, उनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को कभी जो है मना नहीं कर सकते। आज हम सब एक हैं, क्योंकि उन्हीं वजह से जो है 562 रियासतें मिली थी। ऐसा आसान नहीं था इतने ज़्यादा राजाओं को जो है एक साथ करना, ये और भारत में उनको विलय करना। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और सबको उन्होंने सफलतापूर्वक सबको भारत में विलय किया था। तो फिर अगला चल जाइए, मेरी माटी मेरा देश एक अभियान चल रहा है। ये 2021 से अभियान शुरू हुआ था। मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान जो हर सरकारी वेबसाइट पे जो है ये आपको जो है चमकता हुआ दिख जाएगा। ये कार्यक्रम था, इसका समापन कर दिया गया है। समापन भी जो है यही 21 अक्टूबर को हुआ है। 21 अक्टूबर को, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे इसका समापन कर दिया गया है। 2023 में ये समापन हो गया था। इसका मतलब ये था, ये समापन के समय पे जो है एक उद्घाटन कर दिया गया है। दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसमें एक कार्यक्रम था मेरी माटी मेरा देश में, जो होता है, जो देश के वीर शहीद हैं, जहाँ पे भी जिस देश में, मतलब जिस देश में क्या कहते हैं, जिस गांव में, जिस जगह के शहीद थे, जिन्होंने जो है देश की आज़ादी में, देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वहाँ से जो है एक कलश यात्रा चली थी। वहाँ से मिट्टी लेके, वहाँ से जल लेके सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था। इसी अभियान का नाम था, ये देशव्यापी अभियान था, जिसका नाम था मेरी माटी। माटी मतलब होता है मिट्टी। वहाँ से इकट्ठा की गई थी और देश के शहीदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। जब ये समापन हुआ था तो उन्हीं को सारी मिट्टी इकट्ठा करके जो है अमृत वाटिका और
महोत्सव स्मारक के रूप में इसको जो है उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। फिर जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था, हमने पहले बता दिया कि देश के जो बलिदान देने वाले लोग थे, जो वीर सपूत हैं, जो सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। फिर आ जाइए सतर्कता। अब आप ये हमारे इसकी वेबसाइट खोलिए, उस पर एक जो है नोटिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है देश की, वो जो है सतर्कता, जिस देश में जो है करप्शन को ख़त्म करने के लिए सीबीसी हमेशा जो है लोगों को, नागरिकों को जागरूक करने के लिए सतर्कता सप्ताह मनाती है। कब मनाती है? 30 अक्टूबर को इस बार शुरू किया गया। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हर साल ये मनाया जाता है। एक सप्ताह का कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को ना कहें। इसकी जो थीम थी, ये पूछा जा रहा, थीम ये थी से नो टू करप्शन, से भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, कमिट टू नेशन। तो इसका यही था, थीम था, जो इस साल का जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह चल रही है उसका थीम था कि भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। फिर आ जाइए अगला, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम जो परमवीर चक्र है, सबसे बड़ा सेना का जो है एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र। पहले पूछा जा रहा कि पहली बार जो है इसको किसे दिया गया था? जनरल मानेक साहब, जनरल सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत सिंह या ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह। तो सबसे पहले दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा जी जो था 1947 का समय था, 1947 का समय था, देश का विभाजन हो गया था। जो जम्मू एयरपोर्ट है उसकी जो है, जम्मू एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए थे सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके कुछ सैनिक तो उधर पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, उन्होंने जो है एक ट्राइबल जो है फोर्स बना रखी थी आदिवासियों को, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो आदिवासियों को उन्होंने कह दिया कि जो है ये अपना भाग है, ये एयरपोर्ट अपना है, तो इसको जाओ ले लो। तो सारे आदिवासियों ने जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया गया था। सोमनाथ शर्मा अकेले, मेजर साहब जो अकेले कुछ अपने सैनिकों के साथ पूरी बहादुरी से लड़े, पूरी रात भर लड़े और उसको जो है एयरपोर्ट को जो है सुरक्षित रखा। तब तक जो है सुबह हो गई थी और फिर पूरी जो है और फोर्स अपनी आ गई थी। तो उस फोर्स के लिए, उनकी जो है इस योगदान के लिए, अदम्य योगदान के लिए, अदम्य साहस के लिए सोमनाथ शर्मा को पहली बार परमवीर चक्र किसी भी इंडियन को दिया गया था, इस समय प्राप्त हुआ था। फिर आ जाइए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकसित भारत मतलब भारत अभी तो विकासशील देश है, भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि जागरूकता पैदा की जाए और देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, देश के हर आदमी को पता हो। तो एक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का क्या मतलब होता है भाई? वैन निकलेगी, गाड़ी निकलेगी, ये देश के कोने कोने में जाएगी। किस लिए जाएगी? जागरूकता पैदा करने के लिए और विकास और कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गांव गांव जाएंगे एक एक आदमी से, यानी जो समाज का सबसे निचले पायदान पे आदमी है उसके पास भी ये संकल्प यात्रा जाएगी। उनको देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी उनके बारे में बताया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा कि देश को विकसित बनाने में इससे मदद मिलेगी। फिर आ जाइए कि किस फिल्म को 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में रखा गया है। भारत हर साल जो है, भारत में अब जो भी होती है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है। ज़्यादातर बेसिकली ये गोवा में मनाते हैं, गोवा पे ही जो है सारी व्यवस्था होती है। सारे विदेशी भी यहाँ पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ना, तो भाई विदेशी फिल्म भी आएगी, इंडियन तो होगी ही। तो 54वां जो होगा ये गोवा में अभी शुरू होगा। तो इसमें जो वहाँ पे जो है कुछ स्क्रीनिंग की जाती है, कुछ फिल्में दिखाई जाती हैं, जो अच्छी फिल्में होती हैं देश की विदेश की, वो दिखाई जाएगी। तो जो पहली ओपनिंग फिल्म होगी, वो ओपनिंग फीचर फिल्म होगी, वो मलयालम फिल्म है अट्टम, बढ़िया फिल्म है। इसको जो है शुरुआत में सबसे पहले इसी को दिखाया जाएगा, ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये इसलिए पूछा गया है कि इसका जो ये रफेल करके इसका प्रमुख है, डायरेक्टर है रफेल। इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो होती है निगरानी रखती है कि कहीं कोई जो है, क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सब जगह बनाए हुए हैं भाई, परमाणु ऊर्जा के लिए जो क्या बनाए हैं, परमाणु भट्टी बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है, भारत में बनी हुई है, पाकिस्तान में बनी हुई है। लेकिन इसी भट्टियों के, इसी न्यूक्लियर रिएक्टर की आड़ में लोग जो है तक क्या बना लेते हैं, एटम बम बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी इतने आसानी से मिलती नहीं है। तो जो भी ईंधन मिलता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो ईंधन की आपूर्ति होती है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यही यूज करती है कि भाई इसका उपयोग जो है परमाणु
ऊर्जा बनाने में ही तो प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं परमाणु ऊर्जा बनाने के चक्कर में लोग परमाणु बम बनाना शुरू कर दिए हों। तो इसका जो प्रमुख था, ये हमेशा आते रहते हैं इनके लोग जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लोग जो होते हैं वो हर देश में जाते हैं, जो वहाँ के जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनको जाके उसकी निगरानी करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वहाँ पे काम हो रहा है, जो ईंधन आ रहा है वही बन रहा है कि कुछ और बना रहे हो उसके जो उसमें जो उसी के उसमें। पाकिस्तान में जो है काफ़ी कुछ चलता है कि पाकिस्तान वाले जो होता है ये कहते हैं कि भाई हम तो परमाणु ईंधन के लिए यूज कर रहे हैं एटॉमिक एनर्जी का, लेकिन पता चलता है एटॉमिक एनर्जी नहीं, एटॉमिक बम उसी में बना रहा था। तो ये इसकी निगरानी के लिए हर जगह जाते रहते हैं। अभी हाल ही में इसके प्रमुख जो डायरेक्टर थे वो भारत में आए थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। हमें सिर्फ इतना याद रखना कि भाई इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। फिर आ जाइए कि पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जिसका नाम है गगनयान। हमने कहा ना जितने भी यान है सब याद करके जाना। क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? गगनयान किसका है भाई? नासा का तो है नहीं, इससे क्या मतलब है? आईएसए का, यूरोपियन का है ही नहीं, रूस का है नहीं, रॉस्को कॉस्मोस। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने इसरो, उसी का यान है। उसी ने जो है ये जो स्केप, क्रू स्केप, क्रू मतलब होता है कि इंडिया का है कि अभी तक था कि 2022 का लक्ष्य भारत इसरो ने रखा था कि हम अपने जो है या अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस में भेजेंगे। अभी हमने जो है कोई भी मानव युक्त जो है मिशन अभी तक भेजा नहीं है। तो इसरो का ये था कि 22 में भेजेंगे, फिर कुछ डिले हो गया, हम नहीं कर पाए। अब 2025 24-25 तक ये रखा गया है कि हम अपना जो है अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में भेज देंगे। जो एस्ट्रोनॉट अपने हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, हम उनको जो है अंतरिक्ष में भेजेंगे। लगभग 400 किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 5 से 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया है कि इनको भेजा जाएगा, क्योंकि भारत ने अपना एक लक्ष्य रखा ना कि 2040 तक मून पे जो है अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। भारत की तरफ से ये रखा गया कि मानव युक्त मिशन जो है भारत जो है मून पे भेजेगा। 2040 तक अपने आदमी, अपने वैज्ञानिक चंद्रयान चंद्रमा पे होंगे। तो उससे पहले अंतरिक्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये क्रू एस्केप मॉड्यूल सिस्टम है। मान लीजिए इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो उनको बचाने के लिए, जो भी हमारे मेंबर जा रहे हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको बचाने के लिए एस्केप सिस्टम का जो है सफल परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है। अभी 21 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया है। 21 अक्टूबर को इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। और जो इसका जो वहाँ से जो है ये ऊपर भेजे थे, अंतरिक्ष में भेजे, वहाँ पे जो है इन्होंने बंगाल की खाड़ी में जो है पूरे सिस्टम को गिरा दिया, सफलपूर्वक गिर गया। और फिर उसको जो है इसरो ने उनको, जो भी लोग उसमें शामिल थे, उनको बचा लिया गया। तो ये सारा का सारा इसरो का कार्यक्रम है। गगनयान इसरो का है। क्रू सिस्टम मॉड्यूल का सफल परीक्षण हो चुका है। 25 तक हम अपने आदमी जो है, अपने अंतरिक्ष आदमी जो है स्पेस में भेज देंगे। और 40 तक जो है चंद्रमा पे हमारा आदमी जो है वो पहुंच जाएगा। कहाँ पे? मून पे पहुंच जाएगा। फिर आ जाइए अपना 14वां क्वेश्चन है कि चौथा एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ पे खेला जा रहा है? एक तो था एशियन गेम्स था। पैरा का मतलब होता है जो दिव्यांग जन बच्चे होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए जो है पैरा एथलीट्स होते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। वहीं पे हो रहा था जहाँ पहले पे हुआ रहा था, होंगझाऊ में चीन में हो रहा है। 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। इसमें भी जो है जैसे कि एशियन गेम्स वाले में जो सही वाला था, उसमें भी जो है इंडियन के खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पैरा एशियाई पैरा खेलते उसमें भी भारत के खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिर आ जाइए 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम है? एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है स्टील्थ विध्वंसक बनाए जा रहे हैं। इससे पहले 2 को नौसेना में शामिल कर लिया गया, तीसरा शामिल किया गया, उसका नाम है INS इम्फाल। इम्फाल जो है एक स्टील्थ विध्वंसक है, उसको जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? 20 अक्टूबर को इसको शामिल किया गया है। इसका नाम रखा गया है INS इम्फाल। स्टील्थ का मतलब होता है जो रडार से दिखाई ना दे। रडार से ही डिटेक्ट करते हैं। जितने भी वायुयान होते हैं, जितनी जहाज़ आती है, उसको रडार से डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन स्टील्थ जो होती है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उसका मतलब होता है जो रडार में दिखाई ना पड़े। या तो ये बहुत कम ऊंचाई से उड़ेंगे या ऐसा कोटिंग उसके ऊपर कर देंगे, ऐसे मेटल यूज करते हैं तो रडार में वो दिखता नहीं। इसलिए उस तरह की जो अगर कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि स्टील्थ है, स्टील का मतलब वो रडार पे दिखेगी नहीं, वो आपके बगल में आ जाएगी, रडार के बगल में आ जाएगी, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई जहाज आई थी। तो इसलिए इसका मतलब होता है स्टील्थ है। भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में RRTS के शुभारंभ के अवसर पर किया था। एक रैपिड एक्स ट्रेन चलाई जा रही है। अभी शुरू में 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे गाजियाबाद में किया गया। गाजियाबाद में इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को PM साहब ने किया है। इसका मतलब RRTS का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है रीजनल रैपिड
टी का मतलब होता है ट्रांजिट, ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। और इसका ब्रांड नेम कर दिया गया है, मतलब ये तो पूरा नाम है कि रीजनल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसका नाम कर दिया गया है रैपिड एक्स। इसका ब्रांड नेम है रैपिड एक्स। और इस रैपिड एक्स का नाम जो है बदल के रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? स्पीडी एक्सप्रेस, तीव्र गति, नमो भारत या फिर क्विक वायरल वन। इसका नाम रखा गया है नमो भारत। एक ट्रेन चलती है वंदे भारत, उसी के तर्ज पे नमो भारत, रैपिड एक्स का नाम जो है नमो भारत ट्रेन किया गया है, नमो भारत। फिर जो अपनी विपक्ष वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई नमो भारत क्यों कर रहे हो, पूरे देश का नाम ही नमो कर दो। नमो का मतलब ये लोग जो है नरेंद्र मोदी जी से लेते हैं, तो विपक्ष वाले इस बात पे बहुत चिढ़े रहते हैं। तो इस ट्रेन का नाम, रैपिड एक्स ट्रेन का नाम नमो भारत किया गया है। असल में ये पूरा ट्रेन जो है दिल्ली से दिल्ली से लेके मेरठ तक जाएगी। दिल्ली, उसके बाद गाजियाबाद, और गाजियाबाद से लेके मेरठ। रीजनल तभी तो होगा, ये मेट्रो की ही तर्ज पे बन रहा है पूरा कुछ। मेट्रो का कॉन्सेप्ट है, मेट्रो ऐसे एक सिटी में चलती है, लेकिन ये जो है ये जो है दिल्ली से चलेगी गाजियाबाद, गाजियाबाद से जाके जाके मेरठ तक जाएगी, मेरठ जो है वहाँ तक जाएगी। तो एक लंबा जो है ट्रेन है, काफ़ी स्पीड है, सेमी स्पीड है, मतलब सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो चलेगी लगभग जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट, जिसका मतलब है केवाईसी। बैंक में तो ये होता नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब होता, लेकिन ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका मतलब है, उसका उद्देश्य क्या है? नो योर कैंडिडेट का मतलब है जो भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों को प्रभावी ढंग से प्रचार करने में मदद करना। ECI मदद नहीं करता भाई, वो क्यों करेगा भाई? भारत का निर्वाचन आयोग जो है किसी को प्रचार करने में क्यों मदद करेगा? जिसको प्रचार करना वो करे। उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना, मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए या राजनीतिक दलों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये नो योर कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब भाई जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको जानने के लिए, उनकी पूरी जानकारी आप इस मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चुनाव है तो आप ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी आपराधिक इतिहास उस पर आपको उस मोबाइल पे मिल जाएगी। जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी है, किसने क्या किया है, कितने मर्डर किए हैं, कितने क्या किए हैं, वो सारा का सारा आपको उसी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम उन्होंने रखा है नो योर कैंडिडेट। अपने प्रत्याशी को जानिए। फिर आ जाइए कि जो है 2024 और 25 सीजन के लिए किस रबी फसल के लिए, फसल भी होती है भाई रबी फसल और खरीफ की फसल, उसके लिए MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस 200 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। हर साल जो है सरकार जो होती है, जब सीजन शुरू होते हैं उससे पहले जो होती है MSP की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। इसका मतलब होता है भाई रबी की फसल होती है, रबी एक तो हो गई रबी की फसल, और दूसरी होती है कौन सी? एक होती है खरीफ की फसल। फसल को भी टाइम के हिसाब से बांट दिया गया, रबी की फसल, खरीफ की फसल, एक होती है जायद की फसल। रबी वाली जो फसल होती है ठंडी में होती है, इसको रबी से रजाई याद कर लीजिए, तो ठंडी में होती है। खरीफ की फसल जो होती है गर्मी का समय होता है, उसमें होती है, गर्मी में होती है, गर्मी में। और जायद वाली जो होती है वो खीरा और ककड़ी वाली जो समय होता है उसमें होती है। तो रबी की फसल के लिए MSP की घोषणा की है। MSP की घोषणा करती है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, एक कमीशन है। ये जो है MSP की घोषणा करती है, जब सीजन शुरू होता है उससे पहले घोषणा की जाती है। सरकार लगभग जो है इस समय 22 फसलों पे MSP घोषणा करती है, 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा होती है। और गन्ने के लिए FRP घोषणा, शुगर कैन के लिए FRP की घोषणा होती है। फेयर एंड न्यूमरेटिव प्राइस करके कुछ नाम है इसका, उसकी घोषणा होती है। तो MSP की घोषणा की गई है, 200 रुपया प्रति कुंटल बढ़ा दिया गया। किसके फसल में? गेहूं में, रेपसीड में, सरसों में या कुसुम में। रेपसीड और सरसों का 200 रुपया प्रति कुंतल की बढ़ोतरी MSP में की गई है। अभी तक इस पे जो पैसा मिलता था वो 2450 रुपये थे प्रति कुंतल, अब इसको बढ़ा के 2650 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। तो दोनों का है इसमें राइट आंसर, रेपसीड और सरसों दोनों का 200 रुपया बढ़ाया गया। तो राइट आंसर आपका रेपसीड और सरसों दोनों हो जाएगा। अब MSP का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। MSP का मतलब ये होता है, सरकार ये गारंटी देती है किसानों को, जो भी खेती कर रहे हैं उनको जो है देती है कि भाई MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कुछ भी हो जाए मार्केट में जो है, अगर आपके ने जो है प्याज की खेती की है, प्याज का सरकार ने कह दिया कि हम जो है उसको जो है 20 रुपया किलो खरीदेंगे, 20 रुपया किलो खरीदेंगे, इसकी MSP 20 रुपया किलो है, तो सरकार 20 रुपये में खरीदेगी ही खरीदेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मार्केट में 1 रुपया किलो जो है प्याज बिक रहा हो तो भी सरकार 20 रुपये में ही खरीदेगी। तो यही गारंटी होती है, सरकार गारंटी देती है किसानों की कि भाई आप जो है रेपसीड या सरसों उगाइए,
कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे गिर जाए, मार्केट में कोई भी प्राइस हो, चाहे 1 रुपया किलो सरसों बिक रहा हो, तो भी हम आपको 2650 रुपया देंगे। तो किसानों को एक गारंटी मिल जाती है, किसान उससे प्रोत्साहित होते हैं। मार्केट में कोई भी स्थिति आए, किसान अपना जो है उसके सरकार को पास जाएगा और उनको अपना जो भी उसका उत्पाद होगा, जिसमें एमएसपी होगी, उस पर बेच के अपना पैसा ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर रैपिडेक्स आ गया। रैपिडेक्स क्या है भाई? भारत की पहली स्वदेशी स्वदेशी है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली है। राइट आंसर यही है। बुलेट ट्रेन है नहीं, मेट्रो ट्रेन है नहीं, मोनो रेल है नहीं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और क्षेत्रीय हमने कहा ना, रीजनल है। दिल्ली से लेके दिल्ली जाएगी, गाजियाबाद जाएगी और फिर मेरठ जाएगी। पूरा जो है इसका नाम है, इसका नाम कर दिया गया नमो भारत। ट्रेन का नाम रहेगा नमो भारत। रैपिडेक्स RRTC इसको कहते हैं। रैपिडेक्स इसका जो है ब्रांड नेम है RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ब्रांड नेम है रैपिडेक्स। रैपिडेक्स का नाम ही नमो भारत ट्रेन कर दिया गया है। फिर आ जाइए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 69वां याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आलिया भट्ट को। अभिनेता की बात हो रही है, अभिनेत्री की ना बात हो नहीं रही है, तो इसको हटा दीजिए। कृति सेनन अभिनेता, यहाँ से देख लीजिए, अभिनेत्री को अलग मिलता है, अभिनेता को अलग मिलते हैं। तो अभिनेता को हटाइए, आप लोग ये सब हटाइए। पल्लवी जोशी, आपका क्या बचता है? अल्लू अर्जुन को मिला था पुष्पा के लिए। पुष्पा के लिए जो है अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया था। पुष्पा के लिए, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला आ जाइए। किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला? नरगिस दत्त पुरस्कार उन फिल्मों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय एकता पे बनाई जाती हैं, देश की भावना के लिए, उसके लिए बनाई जाती हैं। इस तरह की जो फिल्में होती हैं ना, गदर टाइप, वो इसकी कौन सी कहते हैं, कारगिल टाइप की, ये इस तरह की, स्वदेश, वंदे मातरम, इस तरह की फिल्मों के लिए दिया जाता है। हर साल दिया जाता है। नरगिस दत्त इस साल किसको दिया गया है? पुष्पा को दिया गया, RRR को दिया गया, गंगूबाई काठियावाड़ को, या कश्मीर फाइल को दिया गया। ऐसे भी तुक्का लगाएंगे तो द कश्मीर फाइल्स को इसको दिया गया है। नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय एकता भी फिल्म को दिया गया है।